नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आपका ज़्यादा समय खराब न करते हुए मैं आपको बता देता हूं कि हम हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में लगातार वीडियो है वो मैं डाल रहा हूं आपको, जिसके अंदर पूर्व एग्जाम्स के प्रश्न है वो मैंने डाल दिया आपके लिए। अब हम उसका विस्तृत विवेचन पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा हमारा पहला ही टॉपिक है फर्स्ट ग्रेड के अंदर, और ये टॉपिक है वो सेकेंड ग्रेड के अंदर भी है। DSSB या अन्य कोई एग्ज़ाम्स जो होते हैं सबके लिए ये प्रश्न ये जो टॉपिक है वो आता है। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का फर्स्ट भाग में हमने पढ़ लिया है, सेकंड भाग में और डालूंगा अभी। तो उसके बाद में हमारी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा है वो एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन साथ ही में मैंने आज एक ये भी सोचा कि इससे तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा, इस कारण से मैंने जो हमारा शब्द शक्ति है, अलंकार हैं, छंद और इसके बाद में काव्य गुण, काव्य रस, ये जो टॉपिक होते हैं ये कॉमन होते हैं, सेकंड ग्रेड के अंदर भी होते हैं और फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी होते हैं। यानी कि हम पहले उन सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के अंदर कॉमन होते हैं, या DSSB वगैरह के अंदर इन एग्जाम्स के अंदर भी वो प्रश्न जो टॉपिक हैं वो आते हैं। उसके बाद में हम जैसे सेकंड ग्रेड के अंदर जो भी रचनाओं से संबंधित अन्य जो भाग बच जाता है, या फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो रचनाओं से संबंधित जो हमारा भाग अन्य बच जाता है, जैसे कबीरदास जी के दोहे वगैरह पढ़ना है हमें, वो सारी चीज़ें हम बाद में अलग अलग पढ़ते रहेंगे। इस कारण से मैंने यहाँ पर आज है आपके लिए जो शब्द शक्ति से संबंधित भाग है वो भी मैंने शुरू कर दिया। शब्द शक्ति, तो शब्द शक्ति से संबंधित जितने भी पहले के एग्जाम्स के अंदर जो प्रश्न आए हुए हैं वो पहले हम पढ़ेंगे, और उसके बाद में शब्द शक्ति का विस्तृत विवेचन हम पढ़ेंगे। एग्जाम्स के जो प्रश्न हैं उनको ध्यान से पढ़िए, आप उनको लिखिए। लिखने के बाद में जब हम विस्तृत विवेचन पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में प्रश्न है, और वैसे भी आपको जो ये प्रश्न है उनको हल करने से ही पता चल जाएगा। तकरीबन पूर्व एग्जाम के अंदर आए हुए 40 से 45 प्रश्न हम इसके अंदर हल करेंगे, तो उनको देखें ध्यान से और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बढ़ते हैं हम अपने आगे। शब्द शक्ति से संबंधित पूर्व एग्जाम्स के अंदर आए हुए जो प्रश्न हैं वो दिए हुए हैं। इसके अंदर पहला प्रश्न हमारा है, लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। किसी शब्द का मुख्य अर्थ बाधित होने पर उसका अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, ये बात ठीक है। इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता, ये कोटेशन है, ये बात है ये सही नहीं है। इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हमेशा लक्षणा शब्द शक्ति के अंदर मुख्य अर्थ का भी महत्व रहता है। आपने देखा होगा कि उपादान लक्षणा या लक्षण लक्षणा जो दो इनके भेद किए जाते हैं, तो उपादान लक्षणा के अंदर क्या आता है, उपादान लक्षणा के अंदर मुख्य अर्थ भी साथ साथ में बना रहता है और लक्ष्यार्थ भी बना रहता है। जैसे हम पढ़ते हैं लाल पगड़ी जा रही है, तो लाल पगड़ी जा रही है यानी कि लाल पगड़ी वाले व्यक्ति हैं वो लाल पगड़ी आ रही है यानी कि लाल पगड़ी वाले बांधे हुए व्यक्ति जो हैं वो आ रहे हैं। और दूसरा लक्ष्यार्थ हम इसका क्या ग्रहण करते हैं कि पुलिस है वो आ रही है, यानी कि मुख्यार्थ भी साथ साथ में कहीं न कहीं बना रहता है और लक्ष्यार्थ भी साथ साथ में कहीं न कहीं इसका बना रहता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता, ये बात गलत है। यह ऑप्शन चारों पढ़ने हमें, क्योंकि यही ऑप्शन बाद में इधर उधर एग्जाम्स के अंदर आते रहते हैं। यह अन्य अर्थ किसी रूढ़ि के आधार पर ग्रहण किया जाता है, किसी प्रयोजन के आधार पर भी अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो इसी के अन्य अर्थ के आधार पर इसके दो भेद गए हैं, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा, ये दो भेद इसके किए गए हैं। तो ये दोनों कथन है वो ठीक हैं, दो नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है, शब्द में अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने वाले व्यापार को क्या कहते हैं। शब्द में अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने वाले व्यापार को हम शब्द शक्ति कहते हैं, क्योंकि शब्द के अंदर तीन प्रकार के अर्थ निहित होते हैं, अभिधार्थ होता है, लक्ष्यार्थ होता है, और तीसरा कौन सा होता है, व्यंग्यार्थ होता है। व्यंग्यार्थ होता है। तो ये तीन अर्थ इसके अंदर निहित रहते हैं। तो ये शब्द शक्ति इसकी परिभाषा, ये सारे एग्जाम्स के अंदर आए हुए प्रश्न, ये सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर, इससे पहले वाला जो प्रश्न हमने हल किया था वो फर्स्ट ग्रेड 2015 के अंदर प्रश्न आया हुआ है। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजोई वहे व यमुना के तीर। ये दोहा जो हमारा बिहारी जी का दोहा है, और इस बिहारी जी के दोहे के अंदर शब्द शक्ति पूछी गई है कि इसके अंदर शब्द शक्ति कौन सी है।
4 ऑप्शन दे रखे हैं, आर्थी व्यंजना, शाब्दी व्यंजना, प्रयोजनवती लक्षणा, रूढ़ि लक्षणा। तो इसके अंदर कौन सी हो जाएगी? आर्थी व्यंजना, क्योंकि यहाँ पर अर्थ के आधार पर हम जो है वो व्यंग्य को ग्रहण कर रहे हैं। इस कारण से इसके अंदर आर्थी व्यंजना, यानी कि कहने का तात्पर्य कि शब्द को थोड़ा दूसरे इसके पर्याय शब्द ले लिए जाएं तो भी अर्थ है वो बना रहता है, लक्ष्यार्थ है वो, व्यंग्यार्थ है वो बना रहता है। इस कारण यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? आर्थी व्यंजना इसकी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर को घटी ए वर्ष भानुजा वे हलदर के बीर। यहाँ पर देखिए वर्ष भानुजा शब्द है, इस शब्द को अलग अलग करने से हमें वो अर्थ है वो समझ में आता है। यानी कि जो है इसमें अभिधा व्यंजना जो बनी हुई है वो इस शब्द विशेष में बनी हुई है। इस कारण से इसको कौन सी कहते हैं? अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना इसका उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न बहुत एग्जाम्स के अंदर आता है, तो इस प्रश्न को तो खास करके तकरीबन हर एक एग्जाम को छोड़कर ये प्रश्न आ ही जाता है, या बार बार ये प्रश्न है वो रिपीट होता रहता है। इस कारण से हमें खास करके इस प्रश्न को याद है वो करना है। इसके बाद में अगला है, शब्द शक्ति की परिभाषा से संबंधित कथन सही नहीं है। इसके अंदर दे रखा, मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होना, मुख्यार्थ बाधित होने पर अन्य अर्थ ग्रहण करना, अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होना, रूढ़ियाँ प्रयोजन के आधार पर अर्थ पर अन्य अर्थ ग्रहण करना। इसमें पूछा गया, ये शब्द नहीं है, ये इसमें दे रखा है लक्षणा शब्द शक्ति, ये बीच में यहाँ पर छूट गया। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा से संबंधित कथन सही नहीं है, ये होना चाहिए इसका यहाँ पर, लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित परिभाषा से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होना, मुख्यार्थ बाधित होने पर अन्य अर्थ ग्रहण करना, ये भी होता, ये भी होता। अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होना, ये देखिए फिर वही जो पॉइंट है वो रिपीट हुआ है। अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से संबंध होता है, और यही वहाँ पर पहले जो फर्स्ट ग्रेड 2015 के अंदर एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी यही पूछा गया था, और यही प्रश्न है वो फर्स्ट ग्रेड 2013 के अंदर आया हुआ है। 2013 के अंदर आया था, इसी का एक ऑप्शन है वो फिर बाद में 2015 के अंदर दे दिया। ये प्रश्न 2013 के अंदर फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा कि अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता, ये बात है वो गलत है। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है, व्यंजना से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? व्यंजना शब्द के मुख्यार्थ व लक्ष्यार्थ को पीछे छोड़ देती है। व्यंजना शब्द के मुख्यार्थ को भी पीछे छोड़ देती है और लक्ष्यार्थ को भी, क्योंकि मुख्यार्थ होगा तो वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी? वहाँ पर अभिधा हो जाएगी। लक्ष्यार्थ होगा वहाँ पर लक्षणा हो जाएगी, यानी कि इन दोनों के कोई पीछे छोड़ती है तभी तो व्यंग्यार्थ बाहर निकल के आएगा। व्यंजना शब्द शक्ति से निष्पन्न अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं, तो ये बात भी ठीक है और ये पहली बात भी ठीक है। इसमें पूछा सही नहीं है। व्यंग्यार्थ को ध्वन्यार्थ भी कहते हैं, ये बात भी ठीक है। इसके बाद में है, व्यंजना शब्द शक्ति केवल शब्द पर ही आधारित होती है। व्यंजना शब्द शक्ति केवल शब्दों पर ही आधारित होती है, यानी कि शब्दों पर ही नहीं होती, कई बार अर्थ पर भी आधारित होती है। तो जैसे अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना होती है, फिर आर्थी व्यंजना होती है, तो ये शब्द और अर्थ दोनों पर निहित होती है। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन है वो उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है 6 नंबर का प्रश्न, लक्षणा शब्द शक्ति का लक्षण नहीं है। लक्षणा शब्द शक्ति का पूछा गया है कि लक्षण कौन सा नहीं है? साक्षात संकेतित अर्थ, मुख्यार्थ में बाधा, मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ का योग, रूढ़ि और प्रयोजन। देखिए ये बार बार आ रहा है, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा, इसके आधार पर ये 2 भेद इसके किए गए। तो ये तो है, मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ का योग होता है उपादान लक्षणा के अंदर, दोनों ही रहते हैं। मुख्यार्थ में बाधा होती है, मुख्यार्थ यानी कि अभिधार्थ होता है उसमें बाधा उत्पन्न होती है, तब हम लक्ष्यार्थ की तरफ बढ़ते हैं, तो ये भी बात भी ठीक है। साक्षात संकेतित अर्थ, साक्षात संकेतित अर्थ कहाँ पर होता है? अभिधा शब्द शक्ति के अंदर होता है। तो यहाँ पर उत्तर कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन है वो उत्तर सही इसका हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराई जग व पाए बुराई। इन पंक्तियों में शब्द शक्ति है, कौन सी शब्द शक्ति इसके अंदर पूछी गई है? तो कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाई, पहले तो हमें इसके अंदर अलंकार है वो देखना है, यानी कि एक ही शब्द 2 बार रिपीट होता है या 2 बार आता है और शब्द है उसके भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं,
तो कौन सा अलंकार होता है, तो उसमें कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। और यमक अलंकार जहाँ पर होता है यानी कि शब्द का सीधे सीधे तौर पर ही तो अर्थ होता है, शब्द का भले ही वहाँ पर अलग अलग अर्थ प्रयुक्त हो रहा हो, लेकिन उस शब्द विशेष का वो अर्थ तो होता ही है। डिक्शनरी के अंदर हम देखेंगे कनक धतूरा भी कहते हैं और कनक सोना भी कहते हैं, यानी कि मूल रूप से अर्थ तो उसका है ही। इसलिए यमक अलंकार जहाँ पर होता है वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होती है, अभिधा शब्द शक्ति होती है। इसलिए यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, अभिधा शब्द शक्ति। अगला प्रश्न हमारा है, 8 प्रश्न हमने हल कर लिए। 9वां प्रश्न हमारा है, बैठी रही अति सघन वन, बैठी सदन तन माह है, देखी दोपहरी जेठ की छाँव चाहती छाए। यानी कि जेठ की दोपहरी इस प्रकार की है जिसके अंदर बहुत तेज गर्मी पड़ रही है और छाया है वो खुद भी छाया है उसको चाह रही है। कहने का यहाँ पर इसका अर्थ ये है, इन पंक्तियों में शब्द शक्ति कौन सी है ये पूछी गई है, तो यहाँ पर शब्द शक्ति है वो कौन सी है। अब देखिए यहाँ पर फिर वही बात है कि मूल शब्द है, जो मूल लक्ष्य जो भाव है वो भी इसके लक्ष्यार्थ है वो भी इसके अंदर बना हुआ है, और जो हम चाहते हैं अन्य अर्थ है वो भी इसके अंदर बना हुआ है। यानी कि दोनों ही मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों ही इसके अंदर बने हुए हैं। इस कारण से और ऐसी जगह पर कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी, तो इसमें हो जाएगी उपादान लक्षणा। उपादान लक्षणा के अंदर मुख्यार्थ भी बना रहता है और लक्ष्यार्थ भी बना रहता है, तो दोनों इसके अंदर बने रहते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है, पावन पाए पखारी के नाव चढ़ाइयों, आयसु होत कहाँ है, तुलसी सुनी केवट के वर वैन, बैन हंसे प्रभु जानकी और हा है। यानी कि यहाँ पर ये उस प्रसंग की बात बताई जा रही है कि केवट है वो राम सीता और लक्ष्मण है जब वनवास के लिए जाते हैं तो उनको अपनी नाव में नहीं बैठाता है और कहता है कि मैं पहले आपके पैर धोऊंगा और उसके बाद में मैं आपको बैठाने की कोशिश करूंगा। तो ये भाव है वो भगवान श्री राम है वो समझ जाते हैं और इसी कारण से माता सीता की तरफ वो देखकर हंसते हैं कि कितना चतुर है ये केवट, मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या क्या यत्न ये कर रहा है। तो इन्हीं पंक्तियों के अंदर शब्द शक्ति है वो पूछी गई है, तो इसके अंदर शब्द शक्ति कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर भी कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी, उपादान लक्षणा शब्द शक्ति इसके अंदर हो जाएगी, क्योंकि मुख्यार्थ भी है और लक्ष्यार्थ भी है। यानी कि पांव धोने भी है और लक्ष्यार्थ ये है कि उसको मोक्ष प्राप्त करना है भगवान श्री राम के, यानी कि भगवान साक्षात रूप से वो विष्णु के अवतार हैं और विष्णु का स्पर्श पाकर वो मोक्ष प्राप्ति की भी लालसा यहाँ पर रख रहे हैं। तो मुख्यार्थ भी है और लक्ष्यार्थ भी है, इस कारण से यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी, उपादान लक्षणा हो जाएगी। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है, शब्द शक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसके अंदर कौन सा कथन हमें देखना है सही नहीं है। अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा 3 प्रकार के शब्दों रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ का अर्थबोध होता है। तो ये बात ठीक है, 3 प्रकार के शब्द रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ इसके अंदर होते हैं। दूसरा, शब्द शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। यानी कि शब्द शक्ति के द्वारा उस शब्द विशेष के अंदर कौन सा अर्थ निहित है, अभिधार्थ है, लक्ष्यार्थ है या व्यंग्यार्थ है, वो व्यक्त करने का माध्यम होती हैं। तो ये बात भी ठीक है। इसके बाद में तीसरा ऑप्शन है, मम्मट ने शब्द शक्ति, ये यहाँ पर शब्द शक्ति है, मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति, मम्मट ने यहाँ पर शब्द शक्ति के लिए शक्ति तथा विश्वनाथ ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया है। यानी कि मम्मट ने तो कौन सा शक्ति शब्द प्रयोग किया और विश्वनाथ ने कौन सा शब्द प्रयोग किया, व्यापार, इनका कहने का तात्पर्य है। और चौथा ऑप्शन हमारा, व्यंजना शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ को प्रतीयमानार्थ भी कहते हैं। तो ये ऑप्शन भी ठीक है। तो यहाँ पर वैसे तो सीधे सीधे तौर पर हमें इसका पता भी नहीं हो तो भी हम सीधे तौर पर 3 ऑप्शन के आधार पर अर्थ का पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि मम्मट ने तो क्या कहा था, मम्मट ने तो इसको व्यापार कहा था, मम्मट ने तो क्या कहा था, व्यापार कहा था, और विश्वनाथ ने शक्ति कहा था। उल्टा दे दिया इनको, शब्द शक्ति को विश्वनाथ ने शक्ति कहा था और मम्मट ने व्यापार कहा था, ये उल्टा दे दिया, इस कारण से इसका उत्तर हो जाएगा सी। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। अभिधा शब्द शक्ति द्वारा केवल रूढ़ शब्दों का अर्थबोध होता है, मुख्यार्थ के बाधित होने पर लक्षणा शक्ति कार्य करती है, व्यंजना शक्ति
शब्द के मूल में छिपे हुए अकथित अर्थ को द्योतित करती है। और चौथा ऑप्शन हमारा इसके अंदर है, व्यंजना शक्ति केवल शब्द पर ही नहीं अर्थ पर भी आधारित होती है। तो ये बात तो हमारी ठीक है। व्यंजना शक्ति मूल शब्द के मूल में व्यंजना शक्ति शब्द के मूल में छिपे हुए अकथित अर्थ को द्योतित करती है। यानी कि कोई शब्द विशेष होता है, उसके मूल में एक कोई अन्य अर्थ ऐसा छिपा रहता है जो कथन के अंदर नहीं आता है, उसको हमें अपनी कल्पना के आधार पर उसको क्या करना होता है, समझना होता है। तो ये कथन भी ठीक है। दूसरा, मुख्यार्थ के बाधित होने पर लक्षणा शक्ति कार्य करती है, यानी ये बात भी ठीक है। मुख्यार्थ यानी कि अभिधा जहाँ पर नहीं होती है तो उसके बाद में हम दूसरी तरफ कहाँ पर पढ़ते हैं, लक्षणा की तरफ बढ़ते हैं। तो ये बात भी ठीक है इसके अंदर। और पहला ऑप्शन हमारा इसके अंदर है, अभिधा शब्द शक्ति द्वारा केवल रूढ़। अभी हमने पहले एक प्रश्न हल किया, उसमें दे रखा कि तीनों प्रकार के शब्दों, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, तीनों प्रकार के शब्द इसके अंदर प्रयोग किए जाते हैं। केवल रूढ़ शब्द ही प्रयोग नहीं किए जाते, बल्कि रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ तीनों प्रकार के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। इस कारण से यहाँ पर ये ऑप्शन है वो गलत हो जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसके अंदर। अगला प्रश्न हमारा है, हाँ 12 प्रश्न आज मैंने इसमें शामिल किए हैं। कल हम थोड़े प्रश्न ज़्यादा लेंगे इसके अंदर, और उसके बाद में ज़्यादा प्रश्न लेंगे इसमें, और उसके बाद में हम इसके तीसरा भाग जो आएगा उसमें इसका विस्तृत विवेचन, 2 भागों के अंदर हम इसका विस्तृत विवेचन भी पढ़ेंगे। लेकिन मूल रूप से मेरा ये मानना है कि ये 40 प्रश्न भी अगर हम हल करें तो भी हमारा शब्द शक्ति से संबंधित प्रश्न है वो गलत होने के चांस है बहुत कम हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बाकी बाद में। धन्यवाद।